किसी भी पंथ हो, विचार हो, धर्म हो, जिसमें इंसान अछूत हो जाए, कुत्ता भगवान हो जाए, सांप भगवान हो जाए, तो ये समझ ठीक है, ये पाखंडवाद है कि धर्म है। वो चाह रहे हैं बंच ऑफ थॉट लागू करने के लिए भाजपा शासित राज्य में मनु संहिता कोर्स में शामिल करा दिया गया। अगर आज के तारीख में भी सैकड़े 85% आबादी जाति कारण अपमानित हो, मंदिर जाने पर धो दिए जाते हो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या नहीं जाने दिया जाता हो जाति जान करके, अगर मालूम हो जाए कि आप जो है ना रवि जी, आप रैदास हो, ऋषिदेव हो, पासवान हो, तो जान करके पंडित आपको अगर पूजा करा दे तो समझिए, तो आप तो भीड़ में चले जाते हैं। जब वोट का समय होता है तब तो दमित हिंदू हो जाते हैं, शोषित हिंदू हो जाते हैं, भोजन हिंदू हो जाते हैं, और जब शासन का समय आता है तो पीछे हो जाते हैं। तो जब हिस्सेदारी का मामला होता है तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के संत अनुराधाचार्य हैं, तो बागेश्वरी बाबा हैं, या और हैं। ये तो आपका ये भी कहता है बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे कि ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, चाहे वह व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, मतलब अनाचारी हो, अब जो भी हो, खूनी हो, बलात्कारी हो, हर हाल में पूजनीय का मतलब वही है। भगवान जी से कहवा दिया, कितना प्रपंची है पाखंडी लोग। भगवान जी के मुंह से कहवा दिया, लिख तो तुलसीदास जी रहे थे। मतलब ये साजिश है कि हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट खत्म करना है। वो अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होता देश भर में तो वापस नहीं होता। आप 30 पॉइंट रोस्टर खत्म करते हैं इसलिए कि उस शिक्षा में शोषितों का, दमितों का की भागीदारी नहीं हो सके। वर्गीकरण कि जो सक्षम है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, उसको वर्गीकरण के नाम पर नौकरी होनी नहीं है, और जो अक्षम है वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसको नौकरी होनी नहीं है। सारा सीट वैकेंसी खाली रह जाएगा। ऐसा ही कोई सिर फिरा लोग आएगा 5-10 वर्ष बाद कहेगा ना नहीं समान कर देते, अब तो आदमी नहीं मिल रहा है। यूपी को देखे, उन्होंने स्पष्ट पीडीए, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा पिछड़ा या फिर गरीब अमीर जो भी कह लीजिए आप, चूंकि गरीबी जाति के आधार पे आई है, 99% यही है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से आपने जगदेव बाबू का नाम लिया, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया, बड़ी लड़ाई और लंबी लड़ाई और आगे लड़नी भी होगी। क्या तेजस्वी जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं है? वो A to Z की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करें तब तो अपने लोग गुलबंद हो पाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस इशू को लेके जा रहे हैं, मैंने कहा कि जो सबका हित चाहेगा वही ना देश का हित चिंतक होगा। दुर्भाग्य है जो एक इतना बड़ा संगठन अभी तक कॉलेजियम सिस्टम पर चल रहा है, जहां वर्चस्व किसी एक खास विचार के लोगों का है, ये सब जानते हैं। बिहार में आरक्षण विस्तार हुआ, जब एक बार आपने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, 50 से 60 कर दिया, तो 75 करने में क्या दिक्कत। ये लोग कभी भी ये 85-90% जो हजारों साल से दबाए गए लोग हैं, इनके हित में नहीं सोच सकता है। वही 85% लोगों के लिए अभी 65% आरक्षण है, तब भी आपको खुजली क्यों हो रही है। इसका जो मीडिया, जो राष्ट्रीय चैनल है, ये है इसमें कौन लोग। तो जब ये लोग नफरती मनवादी शक्तियों के साथ खड़े हैं तो आपके खिलाफ में होंगे, स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव जी बिहार के यात्रा पे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और मोटो वही है, देश में जातीय जनगणना हो, और जो बिहार में जातीय जनगणना हुई उसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और भी कई मसले हैं, तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू हमारे साथ में होंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और बुलंद बिहार समय निकाल करके मेरे जैसे सहन व्यक्ति के पास आए हैं, कार्यकर्ता के पास आए हैं, इसलिए भाई आपका साधुवाद। यात्रा का क्या मकसद है? कई यात्राएं अभी बिहार में चल रही है, तेजस्वी जी भी सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, मूल बात फिर वहीं आती है। जिन कारणों से एकलव्य का अंगूठा दान हुआ, जिन कारणों से शंभु महान पुरखे का वध हुआ, जिन कारणों से सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, पेरियार जननायक का अपमान हुआ, जिन कारणों से शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल हुआ, ये मनवादी, नफरती, अतिवादी संगठनों के या उस तरह के दिमाग का उपज है कि भाई एक शानदार दमितों का, शोषितों का वकालत करने वाला भारत के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद सिंह जी का कत्ल हुआ। ये सब दुनिया जानती है। क्या हुआ? शहीद जगदेव बाबू खूनी थे, हत्यारा थे, डकैत थे, भ्रष्ट थे? नहीं ना। तो जो हजारों साल से दमितों का, शोषितों का वकालत करेगा, वह लालू प्रसाद जी के जेल में रहेगा, के तरह जेल में रहेंगे। अब सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल भोग रहे हैं, इसके पीछे और भी कोई कारण है क्या?
जिन कारणों से लेकर के मैंने एक फहरिस्त गिनाई, एकलव्य से लेकर के और शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल हुआ, तो एकलव्य जी का अंगूठा दान हुआ, बीच में हम सारे महापुरुषों का नाम गिनाए हैं। तो वो तत्व अभी जिंदा है। वो तत्व जब तक मानसिक रूप से हजारों साल से सताए गए पुरखों के संतान अगर नहीं गोलबंद होंगे तो ये खेल चलता रहेगा और यह शोषण, अन्याय, बदस्तूर जारी रहेगी। अभी आप समझिए कि बिहार में 17 साल के शासन में तो जातीय गणना नहीं हुई, जो एनडीए सरकार थी। बिहार के जब एनडीए सरकार रही गठबंधन में, तब तक तो आरक्षण विस्तार नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कारण है कि जब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ नीतीश बाबू आते हैं तो हजारों साल से सताए गए दलितों का, शोषितों का के पक्ष में निर्णय होते हैं। तो निर्णय होते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि जब आप नफरती शक्ति से दोस्ती करते हैं, इनके खिलाफ फतवा माने अन्याय जुल्म शुरू होता है, इनके आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब यह अनायास है क्या? यह अनायास नहीं है, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कि एक बार तो हरिजन एट्रोसिटी एक्ट आप किसी बहाने खत्म कराते हैं 18 में, और वो अब हम तो ये मानेंगे ना कि आप वकालत न्यायालय में सही से नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्य है जो एक इतना बड़ा संगठन अभी तक कॉलेजियम सिस्टम पर चल रहा है, जहां वर्चस्व किसी एक खास विचार के लोगों का है, ये सब जानते हैं। लेकिन वहां भी वकालत ठीक से अगर भारत सरकार करती तो वह स्थिति नहीं होती। इसका मतलब यह साजिश है कि हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट खत्म करना है। वो अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होता देश भर में तो वापस नहीं होता। आप 30 पॉइंट रोस्टर खत्म करते हैं इसलिए कि उस शिक्षा में शोषितों का, दलितों का की भागीदारी नहीं हो सके। तो आप 13 पॉइंट रोस्टर का जब खत्म करते हैं, उसका विरोध होता है सड़क पर, देश के बच्चे आज आवाम आते हैं, तब आप वापस करते हैं। तो ये जो तरंग देखते हैं ना पत्थर फेंक करके, ये नफरती मनवादी शक्तियों की ये साजिश है कि फिर से कि आप आरक्षण में वर्गीकरण का मामला ला रहे हैं। भैया, जब यह स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण हुआ, तो आप एक हफ्ता के अंदर तो ईडब्ल्यूएस ला दिए। चलिए कोई बात नहीं है, गरीब है, जबकि ये संवैधानिक भावना के खिलाफ था, प्रतिकूल था, आपने अमेंडमेंट कराया, आप 9वीं अनुसूची में लाया। और साहब, एक आरक्षण जो बिहार में आरक्षण विस्तार हुआ, जब एक बार आपने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, 50 से 60 कर दिया, तो 75 करने में क्या दिक्कत? और जब दिक्कत ही थी तो विधानसभा चुनाव के टाइम में भाजपा में ने क्यों समर्थन किया जातीय गणना का, आरक्षण विस्तार का? तो इसका मतलब है आपके हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले अलग हैं, खाने वाले अलग हैं। ये लोग कभी भी ये 85-90% जो हजारों साल से दबाए गए लोग हैं, इनके हित में नहीं सोच सकता है। और ये समझता है कि जातीय भावना बरकरार रहे और जातीय भावना, जातीय तांडव बदस्तूर जारी रहे। अब ये जो हमारे बेरोजगारों के सबसे बड़े शुभचिंतक इस देश में युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जा रहे हैं, इसी बात को समझाने जा रहे हैं कि भाई आपको समझना चाहिए, आपको समझना है। और ये समझाने का तरीका भी यही है। वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, भीड़ तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं अभी तो वो तो उनका संवाद का ये उद्देश्य यही है कि ये साफ साथ सच्चाई समाज के बीच में जाए, और खास करके प्रगतिशील लोगों के बीच जाए, दलितों के बीच जाए, हजारों साल से सताए गए हमारे महान पुरखों के संतानों के बीच ये समझ जाए कि हम जब सत्ता में आते हैं तो जातीय गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो हम उसके हिसाब से जनसंख्या के अनुपात में जब आरक्षण का दायरा फिर भी कम है, 75% तो मिला करके ईडब्ल्यूएस मिला करके, हमारी आबादी तो 85% है। जब आप 10% लोगों के लिए 90% आरक्षण दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं? तो भाई आप समझिए उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। वही 85% लोगों के लिए अभी 65% आरक्षण है, तब भी आपको खुजली क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि आपके नियत साफ नहीं है। ये एनडीए में बैठे हुए लोग हैं। और अब रहा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो शासन सत्ता को में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो उनका डीएनए भी अब ठीक हो गया, उनका अब कोई अपमान नहीं हो रहा है।
उनके सरकार में कराए गए जातिगत गणना के आधार पर आरक्षण का विस्तार का पर रोक लग गई और आप चुप बैठे हो साहब, आप उसी शासन में हो तो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में आ रही है? तो ये सच्चाई समाज में जानी चाहिए कि नीतीश बाबू और मोदी जी का सच्चाई ये है कि ये लोग हमारे साथ रह करके लाए जरूर, लेकिन साजिश करके इसको समाप्त कराए हैं, जाति गणना को समाप्त कराए। ठीक है, इस साजिश के पीछे हुआ है, क्योंकि ये तो माना ही जाएगा ना भाई कि आपने वकालत ठीक से नहीं करी। आपने वकालत अगर ठीक से न्यायालय में किया होता, इसका मतलब आपका नियत साफ नहीं था। और फिर इस मामले को न्यायालय में घसीटने वाले कौन लोग हैं? तो स्पष्ट है कि वो भाजपा के लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं, जो नफरती मानसिकता के लोग हैं, जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं। तो ये आम आवाम को समझाने के लिए कि साहब अब समय है आपके सामने, एक सरकार ने जो निर्णय लिया संविधान सम्मत, उसको साजिश करके खत्म किया गया है। आपके बच्चे 100 में अगर 65 सरकारी नौकरी प्राप्त करते, उसको खत्म करा दिया गया है। तो आप सतर्क होइए, आप इसके लिए सड़क पर जरूरत पड़ेगी, सड़क पर आइए, एक समझदारी विकसित हो, समाज में सच्चाई जाए। और समाज में जिस दिन सच्चाई चली गई ना भाईजान, फिर इन लोगों की खैर नहीं है। सर एक सवाल ये भी तो है, आप जो अभियान चला रहे हैं, मीडिया कवरेज तो नहीं मिलता है, वहीं जो टीवी के एंकर हैं रोज बोलते हैं कि जातीय जनगणना से समाज बढ़ जाएगा। योगी जी की भाषा बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। कई मंडी की सांसद भी हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो कहती है कि जात पात तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, हमने कभी देखा नहीं जीवन में। वो तो अपने मिशन पे कामयाब हो रहे हैं, मीडिया तंत्र है, हर चीज। आप आइए तो देखिए, तो जो मीडिया जो राष्ट्रीय चैनल है, ये है इसमें कौन लोग? तो जब ये लोग नफरती मनवादी शक्तियों के साथ खड़े हैं तो आपके खिलाफ में होंगे, स्वाभाविक है। तो जब आपके खिलाफ में होंगे, आप समझिए तो सही ना, जब वोट का समय होता है तब तो दमित हिंदू हो जाते हैं, शोषित हिंदू हो जाते हैं, भोजन हिंदू हो जाते हैं, और जब शासन का समय आता है तो पीछे हो जाते हैं। तो जब हिस्सेदारी का मामला होता है तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है। आप ये समझिए कि हम अगर 100 में 65 बच्चे, पहले 49 होते थे, और 65 बच्चे अगर सरकारी नौकरी पाएंगे तो उनका रीढ़ मजबूत होगा। रीढ़ मजबूत होने के साथ साथ समाज का सम्मान, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये तो जब संरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाए थे, जो एक तरह से युग पुरुष उनको कहिए, ज्ञान के प्रतीक हैं, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में इस चीज को लाए थे तो ये बात स्पष्ट समझ थी कि किसी का जेबी मोटा करने के लिए नहीं लाए थे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। जिन जातियों को कुर्सी छोड़िए, चटाई छोड़िए, देहरी पर भी खड़ा रहने का वो दस्तूर था। देहरी मतलब आप दरवाजे के एंट्री पॉइंट पर भी खड़े नहीं हो सकते थे जूता चप्पल पहन करके। उनको कुर्सी पर बैठाएगा तो इज्जत पाएगा। भाई ये तो अद्भुत बात है ना कि हम इंसान अछूत हैं। हमारा समाज जो सनातन हम लोग कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अब ये समझिए कि पाखंडियों ने इस स्तर तक उसको ला दिया कि अब हम एक वीडियो दिखा देंगे आपको इसी के दरमियान में कि 10, 7, 8 संत जो अपने आप राष्ट्रीय स्तर के संत, अनुराधाचार्य हैं, तो कौन ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश वाला बागेश्वरी बाबा हैं, या और हैं, सिर्फ शिव जी की उत्पत्ति पर अलग अलग मत दे रहे हैं। इसका मतलब भैया आप कम से कम एक मत तो हो, उसमें भी बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सुनने वाले कौन होते हैं? अब ये भी कहते हैं कि साहब एक संत तो ये भी कह रहा है कि शूद्र किसी भी स्थिति में पूजनीय नहीं है, हर हाल में ब्राह्मण पूजनीय है। ये तो आपका ये भी कहता है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। हाँ, हम तो सोशल मीडिया पर डाले भी थे कि ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, चाहे वह व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, मतलब अनाचारी हो, अब जो भी हो, खूनी हो, बलात्कारी हो, हर हाल में पूजनीय का मतलब वही है। वेद में तो लिखा हुआ है ही सर। नहीं, वो तो रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, तो हम पढ़े थे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना। मतलब भगवान जी से कहवा दिया। कितना प्रपंची है पाखंडी लोग। भगवान जी के मुंह से कहवा दिया। लिख तो तुलसीदास जी रहे थे ना। देखिए तो वही ना कि भगवान का आदेश है, तुलसीदास जी का आदेश ही नहीं है। भगवान का आदेश है कि साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। मैंने शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। तो भैया ये इस चीज को जब बात, शील गुण से हीन का मतलब, शील गुण का मतलब होता है चैत्रहीन भी, डाकू भी, लुटेरा भी, उचक्का भी, तो उससे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। और गुण गण ज्ञान से प्रवीण भी
शूद्र पूजनीय नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर पूजनीय नहीं है, इसलिए कि भाई सैकड़े 85-90 लोगों के अधिकार की बात कर लिए, उनके सम्मान की बात कर लिए। ये संविधान जलाते कौन लोग हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां कहाँ कहाँ तोड़ी जाती है? भाजपा शासित राज्यों में तोड़ी जाती है ना, या कोई भी तोड़ते हैं तो उसी मानसिकता के लोग तोड़ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है भाई? पार्लियामेंट स्ट्रीट में संविधान जलाए जाते हैं, क्या आदमी पर कार्रवाई हुई सुने? भीमा कोरेगांव में विजय दिवस के रूप में किन लोगों पर कार्रवाई हुई? साजिश करता जो गंदा काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, देश के मानित साहित्यकारों पर कार्रवाई हो गई। तो भैया आप सब लोग समझ रहे हैं, सीधी बात है कि किसी भी पंथ हो, विचार हो, धर्म हो, जिसमें इंसान अछूत हो जाए, कुत्ता भगवान हो जाए, सांप भगवान हो जाए, तो ये समझ ठीक है, ये पाखंडवाद है कि धर्म है? ये पाखंडवाद है, ये धर्म नहीं हो सकता है। इसी को लोग ढो रहा है। अब अभी एक से एक प्रवचन करता कह रहा है, बल्कि जब पूरी के शंकराचार्य कह दिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इससे कोई मतलब लड़ ही नहीं सकता है, विजयी हो ही नहीं सकता है। भाई अद्भुत है। मैंने अपने विशेषाधिकार को और कैसे ढंग से वकालत कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग दर्शक सुन रहे हैं। इसलिए सिर्फ चुनाव में और चंदा में हम जो हजारों साल से सताए गए लोगों के जो संतान हैं वो हिंदू बनाए जाते हैं, बाकी तो अछूत हो जाते हैं ना। उनका तंत्र आप देखिए तो आप जानिए कि भाई आप तो हमारे मांझी साहब मानसिक रूप से गुलाम एक तरह से कह सकते हैं आप, कि जब आप मंदिर में घुसते हो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, तो आपके तो मंदिर धो दिए जाते हैं। इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन कोविंद साहब और उनकी धर्मपत्नी जगन्नाथपुरी मंदिर में मैंने गेटे पर से लौटा दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई भाई? ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना साहब, कि हम इंसान हैं। राष्ट्रपति छोड़िए, एक साधारण आदमी भी अगर जाता है तो आप रोक नहीं सकते। तो भाई जिस देश में इस तरह का तांडव जाति के नाम पर होता हो, तो उस देश में अगर वही लोग हमको हिंदू बना करके हमको वोट ठगने का प्रयास कर रहा है, यही हो रहा है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसलिए समाज में जा रहे हैं कि यह सत्य से का सामना लोग सत्य समझ पाए, और सत्य समझ करके जो नफरती लोगों के खिलाफ एक किलेबंदी गोलबंदी हो, ये जो हमारे हक हकूक को छीनना चाहते हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार जो मिला हुआ है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। ये क्या है? वर्गीकरण। कि जो सक्षम है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, उसको वर्गीकरण के नाम पर नौकरी होनी नहीं है, और जो अक्षम है वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसको नौकरी होनी नहीं है। देखिए तो सारा सीट वैकेंसी खाली रह जाएगा। ऐसा ही कोई सिर फिरा लोग आएगा 5-10 वर्ष बाद कहेगा ना नहीं समान कर देते, अब तो आदमी नहीं मिल रहा है। ये साजिश है ना। मैंने पहले भी हो रहा है सर, यही तो कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर को समाप्त करने का क्या विचार था पीछे, कि उच्च शिक्षा में मतलब जब ग्रेजुएशन लोग जाते हैं तो थॉट पढ़ते हैं, वहां अम्बेडकर लोहिया जयप्रकाश पढ़ते हैं, वहां बड़े बड़े थिंकर को पढ़ाया जाता है। इंटर तक तो नहीं पढ़ाई जाती है, वहां सारी समझ में आती है। देखिए तो ये जो ग्रेजुएशन में हमारे शिक्षक जा न पाए तो 50 वर्ष में अम्बेडकर मर जाएंगे तो उनका काम पूरा हो जाएगा। वो चाह रहे हैं बंच ऑफ थॉट लागू करने के लिए मनु संविधान। अब देख लीजिए भाजपा शासित राज्य में मनु संहिता पढ़ाई जाने का कोर्स में शामिल करा दिया गया। तब संविधान कब हटा दिया जाएगा? इसलिए इन शक्तियों को, नफरती शक्तियों को कमजोर करना हम संपूर्ण देश के बहुजनों का परम पुनीत कर्तव्य है। इस साजिश को समझें और एक छतरी के नीचे गोलबंद होकर के इन लोगों को धक्का देने की जरूरत है भाईजान। इन लोग देश का सत्यानाश करा दिया। 16 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ 21-22 आदमी का माफ कर दिया, और करोड़ों किसान मजदूर का कर्जा कहाँ माफ किया भाई? और जिनका कर्जा माफ कर दिया, आप बोले एनपीए हो गया, दिवालिया हो गया, वो तो चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है। अनिल अंबानी जैसे लोग अगर मान लिया दिवालिया हो गया, उसको अगर ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में शामिल हो गया, तो भैया जब आप दिवालिया हो गए, आपके पास भूखमरी हो गई, तब आप कर्जा नहीं दे रहे हैं तो आपको माफ कर दिया। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, जो हजारों करोड़ माफ कर दिया, और आप चल रहे हैं चार्टर्ड प्लेन से। ऐसा दिवालिया देश का सब जनता को बना दे मोदी जी।
जो 56 इंच वाले हैं। एक सवाल सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं। यूपी को देखे, उन्होंने स्पष्ट पीडीए, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगरा पिछड़ा या फिर गरीब अमीर जो भी कह लीजिए आप, चूंकि जाति गरीबी जाति के आधार पे आई है, 99% यही ये है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से आपने जगदेव बाबू का नाम लिया, लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया, बड़ी लड़ाई और लंबी लड़ाई और आगे लड़नी भी होगी। क्या तेजस्वी जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं है? वो A to Z की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करें तब तो अपने लोग गुलबंद हो पाएंगे। आप बताइए, इस बात को समझिए बढ़िया से। जो आप मेरे से साक्षात्कार ले रहे हैं, तो आप समझिए, देश के आजादी की लड़ाई हो या भूमिगत आंदोलन हो या समाजवादी इतिहास हो, समाजवादी विचार के सृजनकर्ता कौन लोग थे मालूम है? आचार्य नारायण देव जी उस श्रेणी के कुलीन पंडित थे। आचार्य JB कृपलानी, वो भी उस श्रेणी के कुलीन पंडित थे। डॉक्टर लोहिया साहब, वो भी ऊंची जाति में गिने जाते हैं जहाँ के वो थे। उसके बाद बसावन सिंह जी, ठीक है, यूसुफ मेहर अली जी। तो इस तरह के लोगों में आप एक भी OBC नजर आया आपको? क्यों? पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो देश का हित चाहेगा, बात समझिए, और मैं तो समझता हूं आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए समाज में, जो देश का हित चाहता है वो समाज के सभी लोगों का हित चाहेगा। एक परिवार 10 आदमी का है, 8 आदमी बीमार हो जाए तो वो परिवार बीमार आदमी कहा जाएगा, न कि स्वस्थ आदमी कहा जाएगा। इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और 140 करोड़ जनसंख्या में लगभग 100 करोड़ लोग आज भी जाति के कारण अपमानित हैं, जाति के कारण नौकरी नहीं मिलती है। ये क्या है आपका जो सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के आप IAS बना रहे हैं लेटरल एंट्री से? क्या है? जिस ढंग से पहले आप लेटरल एंट्री पाते रहे हैं लोगों को दबा करके, उसी ढंग से फिर से आपने शुरू कर दिया। इसमें क्यों नहीं आरक्षण? भाई सरकारी नौकरी दे रहे हो, संविधान बचा हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के आप बना रहे हैं। मतलब 15 साल IAS कोई काम करता है तब ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। आप सीधे बना रहे, मतलब नीतियां बनेगी तो उसके टेबल से ही बननी है। तो भाई इसलिए आपके खिलाफ, दलितों के खिलाफ नीतियां बनेगी, बहुजनों के खिलाफ नीतियां बनेगी। तो ये विरोध का अब यह है कि पढ़े लिखे लोगों तक ये बात सही बात है, और पढ़े लिखे लोग भी जाति में फंसे हुए हमारे भाई बहन, तो उनको ये समझना होगा कि क्या साजिश हो रही है भाई। तो आप स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस इशू को लेके जा रहे हैं, मैंने कहा कि जो सबका हित चाहेगा वही ना देश का हित चिंतक होगा। अगर आज के तारीख में भी सैकड़े 85% आबादी जाति कारण अपमानित हो, मंदिर जाने पर धो दिए जाते हो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या नहीं जाने दिया जाता हो जाति जान करके, अगर मालूम हो जाए कि आप जो है ना रवि जी, आप रैदास हो, ऋषिदेव हो, पासवान हो, तो जान करके पंडित आपको अगर पूजा करा दे तो समझिए, तो आप तो भीड़ में चले जाते हैं। जब मुख्यमंत्री को धो दिया गया तो आप समझिए बहुत दिन की बात नहीं है, 2018 हाँ, तो 14-15 की बात होगी, संभवतः 14-15 की बात होगी, और 18-19 की बात तो इनका है, कोविंद साहब का। तो ये बड़ी सामाजिक संघर्ष की लड़ाई है, और हमारे पुरखे संबुक से लेकर के आदरणीय सामाजिक न्याय के उदार लालू प्रसाद जी तक इसके शिकार हैं। तो ये इस बात को समझाना कि जब सबके सब ऊंची बिरादरी के थे, अब यूसुफ मेहर अली साहब कौन थे तो हमको नहीं पता, लेकिन बेचारा वो मुसलमान थे उस ग्रुप में, 5-6 के ग्रुप में। तो उन लोगों को चिंता हुई कि ये जो बड़ी आबादी जब तक जाति के कारण अपमानित रहेगा, कुर्सियां नहीं पाएगा, तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। कौन मायका लाल देश तक को ताकतवर बनाने का भाई? जब सैकड़े 90% लोग जाति के कारण कुर्सी नहीं पाएंगे, जाति के कारण सम्मान नहीं पाएंगे, जाति के कारण मंदिर में नहीं जा पाएंगे, तो इस देश को ताकतवर कौन बना देगा? कैसे चीन के चौराहा और अमेरिका की दादागिरी के सामने हिंदुस्तान खड़ा हो पाएगा? तभी तो आप एक गोल्ड मेडल नहीं ले पाते हैं। 140 करोड़ के देश में एक गोल्ड मेडल नहीं ले पाते हैं। अगर गोल्ड मेडल मिलने की स्थिति होती है तो ये सारे लोग इसके खिलाफ साजिश करते हैं। तो आप क्या ये जाति कारण साजिश कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं। तो आप समझिए, एक मेधावी विनेश फोगाट के साथ क्या नहीं हुआ ये दुनिया जानता है। दुनिया जानती है कि नहीं जानती है? तो जो सामाजिक न्याय के पुरखा हैं वो कुल के कुल ऊंची बिरादरी के हैं, जिसमें 2 तो पंडित ही हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी का नाम हम भूल गए। जयप्रकाश जी तो उस ग्रुप में थे, समाजवाद लाने वाले
जो सृजनकर्ता थे। बीपी सिंह। कांग्रेस पार्टी नहीं, बीपी सिंह तो बाद में ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इन लोगों ने महसूस किया कि यहाँ भी छुआछूत चल रहा है, जात पात चल रही है, तो 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण इन लोगों ने कराया। और इसी के लिए कराया कि ये जो हजारों साल से दमित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, इन लोगों को जब तक सम्मान न मिलेगा, इन लोगों को विशेष अवसर के सिद्धांत के तरह आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक जो है देश ताकतवर नहीं हो सकता है। ये आप तो बताइए ना कि अगर 140 करोड़ का देश है, इसमें 100 करोड़ लोग आज भी जाति के कारण अपमानित है, नौकरी ना पा रहा है, भाई भाई में छट जा रहे हैं, रिटर्न में छाड़ दिए जा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है इस देश में बताइए। अभी तो नीट आपके सामने है, एक और सर है, अभी बीपीएससी की परीक्षा आपके सामने आ गई। तो ये नहीं, वो आप व्यापम भैया, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला वही है। उत्तर प्रदेश के दर्जनों परीक्षाओं में क्वेश्चन लीक हुआ है, क्वेश्चन लीक कोई भैया एक नहीं करे, दर्जनों परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। तो कौन पेपर लीक कराने की एजेंसी है? सीधी बात है कि आप मूल बात में आइए कि जब समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार का सृजन हुआ तो सारे सृजनकर्ता ऊंची बिरादरी के थे, जिसमें दो तो उस श्रेणी के कुलीन पंडित थे, आचार्य नारायण देव जी और जेबी कृपलानी साहब। तो साहब उन लोग, वो महान पुरखों के समझ में ये बात आई कि जब तक देश में सभी लोगों का सम्मान और सभी लोगों के ताकत पर सिस्टम ख्याल नहीं करेगा, सरकार ख्याल नहीं करेगा, तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। तो देश को ताकतवर बनाना, अगर आज के तारीख में भी हम लोग ईमानदारी से सोचते हैं तो आपको सभी को ताकत देनी होगी, और जो हजारों साल से सताए गए पुरखों के संतान हैं उनको तो विशेष अवसर के सिद्धांत की तरह आपको आने लाना पड़ेगा। अभी जोर से लोग चिल्ला रहा है कि 10 वर्ष ही आरक्षण था। क्या 10 वर्ष के लिए आरक्षण था? ये 10 वर्ष के अंदर ये सोच समझ, ये हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर की या उस समय का जो देश के स्वतंत्र वीर थे, गांधी जी थे, जयप्रकाश पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, जाकिर हुसैन साहब जो भी उस समय के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे, उन लोगों को मालूम था कि मन समझ होगी 10 वर्ष में जाति का विनाश हो जाएगा। लेकिन जाति तो सर चढ़ के बोल रहा है। आज भी जितना धर्माचार्य है, हजारों साल से जो विशेषाधिकार पाया है, आज भी अपने विशेषाधिकार के लिए परेशान है। अभी जाति, अब तो ये राम भरदाचार्य है, वो कह रहा है कि ये ब्राह्मण में भी फलना नीच जाति का है, नीच कुल का है। अब जो ब्राह्मण में भी जाति खोजता हो, समझिए किस मानसिकता लोग है, और वही देश को प्रभावित कर रहे हैं। राम भद्राचार्य का बयान सुने हैं ना कि जो हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, बाकी सब निम्न श्रेणी के हैं, उसमें हम लोग बेटी नहीं देते हैं। वो तो यहाँ तक जो राम को नहीं भजता है वो जाति विशेष समझ लीजिए। बताए जब ब्राह्मण में भी नीच ऊंच खोज रहा है, वो इसी मानसिकता का लोग देश चला रहा है। सर एक मामला बिहार में है, तो स्पष्ट हो जाइए कि सोशलिस्ट विचार जिसके धरोहर के रूप में मतलब हमारे पुरखों ने जो काम किया और जिसके अभी संतान के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद जी के बारे में उसके योगदान को तो आप कम कर सकते हैं क्या? युद्ध चाहिए, चूहा पकड़ने वालों, तारी चुवाने वालों, मछली पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, भैया गरीबों के झुग्गियों में जा करके हजारों साल से जो जिसको हम अछूत बना के रखे, उसका नेटा पोटा साफ करने वाला इस देश में कोई अकेला व्यक्ति है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह करके न जाते थे बस्तियों में, एक संदेश जाए कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री हुआ है तो समाज में जागृति आएगी। और दूसरा कारण था क्या? स्वयं मुख्यमंत्री खड़ा हो, इस देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री देखे जिन्ना बाल हमको साफ रहना है, नेटा पोटा साफ करना है, बाल हफ्सी की तरह नहीं रखना है, एक सिविलाइज आदमी की तरह रहना है। दूसरा मुख्यमंत्री जी का नाम बता दीजिए। और भी अच्छे मुख्यमंत्री हुए, हम नहीं कर रहे, हमारे नेता सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये इस काम को आप कम कर सकते हैं क्या? तो सामाजिक सम्मान का, हजारों साल से दबाए गए लोगों का, दमितों के सम्मान के लिए जो लालू प्रसाद जी ने काम कर दिया, वो न भूतो न भविष्यति, इतिहास में दर्ज है। एक सवाल है कि तो मेरा ये कहना है कि स्पष्ट हो जाइए कि A to Z अगर हमारे नेता करते हैं तो A to Z निश्चित रूप से समाज के प्रगतिशील लोग जो समझेंगे
कि समाजवाद आया है, हमारे पुरखों ने लाया है, और लाने वाले सारे के सारे लोग प्रथम श्रेणी के, सारी ऊंची बिरादरी के लोग हैं। आरक्षण तो 37 वर्ष से दबा कर रखा था। देने वाले कौन है? आदरणीय बीपी सिंह साहब। तो बीपी सिंह साहब तो क्षत्रिय कुल के थे, राजपूत बिरादरी के थे। उनको क्यों दर्द था? उनको लगा, महसूस किए कि हजारों साल से जो सताए गए लोग हैं, उनको अगर हम सम्मान नहीं देंगे, उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो ये अन्याय है, जुल्म है। तो साहब, इसलिए A to Z की वकालत है कि प्रगतिशील समझ के लोग हर समाज में होते हैं, और जिस दिन समझेंगे कि हम जब तक 85% लोग ताकतवर नहीं होगा, तब तक 10-15% लोग को ताकतवर बना करके देश को हम ताकतवर नहीं बना सकते हैं। तो यही इसी फिलॉसफी के तहत सोशलिस्ट पार्टी बनी, और सोशलिस्ट पार्टी के वाहक आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी हैं, आज के तारीख में तेजस्वी यादव जी हैं, और समाज में लोगों को ये समझाने जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, सो बताइए। इसलिए कहीं कहीं दुराव की बात नहीं है। सारे लोग मिलजुल करके इस देश को ताकतवर बनाने का संकल्प सोशलिस्ट विचार ही रखती है। बाकी नफरती लोगों से तो आशा आप नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ICAR में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में पिछले 2007 से ही लगातार 2700 पदों पे बहाली हुई। 1-1 करके लेटरल एंट्री के तहत पदों पे बहाली की गई। उसमें आरक्षण का रोस्टर का पालन हुआ ही नहीं। और बिहार में बात कर लें तो 1 नवंबर 2017 को जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग के तहत काम लेगी सरकार की, अपने कर्मचारियों के चयन में उसको आरक्षण रोस्टर को पालन करना था। स्वीकृत भी हो गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश जी ने स्वीकृत करवा दिया था, लेकिन आज तक पालन नहीं हो रहा। आरक्षण का खुलेआम हनन हो रहा है इस देश में। आप समझ रहे हैं हनन करने वाले कौन लोग हैं? ये आप समझिए, जो 56 इंच वाले हैं देश के चौकीदार, अब ये समझिए कि उन्होंने लेटरल एंट्री लाया, संविधान के रहते हुए सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और साहब उसमें आप आरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप आदिवासी विरोधी हैं, कुल मिलाकर के शोषित विरोधी हैं। तो आप विरोधी हैं, अंदर से लोगों को खोखला कर रहे हैं, आप ऊपर से हवा सबको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए ये समय है जागने का। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवे है, जो सोवे है वो खोवे है, जो जागे है वो पावे। ये जो हमारे समाजवादी पुरखों ने जो ये नारा दिया, तो मजाक नहीं था ना भाईजान। तो इसलिए ये है, ये लोग खूब तांडव कर रहे हैं। हमारे लोग संगठित नहीं हैं। अब मांझिए साहब का लीजिए, अब भाई आपसे तो मंदिर छुआ गया, और आप किस कहाँ पर खड़े हो भाई? वो तो जो मंदिर धो दिया उस पर क्या कार्रवाई करवा पाए आप लोग सब मिल करके? राष्ट्रपति जी को न घुसने दिया, कोविंद साहब को, उस पर क्या कार्रवाई किया है लोग? तो ये मैं एक ही बात को बार बार इसलिए कि तकलीफ में हूँ कि हमारे समाज के बीच में एक संवाद जाए, इसलिए एक बात को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। यही लड़ाई है, हजारों साल से लड़ाई है, और अभी वो लड़ाई अंत नहीं होना है। हमको लगता है कि अभी भी लड़ाई बहुत बाकी है, लंबी लड़ाई। यूपी ने झटका दिया, तब आप दलितों में वर्गीकरण खोज रहे हैं, आदिवासियों में वर्गीकरण खोज रहे हैं। इसका मतलब आपको भय है, वो भय है कि कहीं हजारों साल से सताए गए लोग गुलमन तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये वर्गीकरण की बात लाई गई है। और ये अच्छा हुआ कि समय पर हमारे लोग सड़क पर आए और तत्काल वो फ्रीज हुआ है। लेकिन एक चिंता है, आपके माध्यम से लोग कहना चाहते हैं कि ये 4 राज्य के चुनाव के बाद फिर से आरक्षण छीनने का प्रयास होगा। इसलिए सतर्क रहें देश के तमाम बहुजन और प्रगतिशील लोग। लड़ाई, चलिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई वाकई लंबी है, क्योंकि जो लोग सताए गए हैं हजारों हजार साल से, उनको बराबर में आने में वक्त तो लगेगा। लेकिन सवाल वही है कि जो 90 के दौर में लालू जी हों, कांशीराम साहब हों, इन लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जगदेव बाबू हों, रामस्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल जी ने, वो लड़ाई क्या अब कुंद होती जा रही है? जो स्वाभिमान आया था आज के वक्त में, वो कितना तेज है, नहीं है, और कितना तेज होना चाहिए? आपने स्पष्ट तौर पे कई मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात को रखा है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।